बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं राजा ज़ोए बक्सीर और आप देख रहे हैं वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वाओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ऐसी मुस्तनद खबरें आप तक पहुँचाता है जो कौमी मीडिया दिखाने से गुरेज़ा है। वाओ उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में ऑडियो वीडियोज़ की अशात के साथ गैर जानिबदार तज्ज़िया और तबसरों को तहकीकाती सहाफ़त के ऐन मुताबिक बनाकर हर दो जानिब के पहलू से आगाह रखने के लिए सरगर्म है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हमारी तमाम वीडियो से आगाह रहें। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है कि जिसमें एक शख्स ये कहता हुआ सुनाई देता है कि वो पाकिस्तान की उस बिजली को मुनक़ता करेगा जो आज़ाद कश्मीर से आती है। तो आज की वीडियो में इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, इसके अलावा इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर ट्रेनर जावेद आरफ अब्बासी साहब। जावेद साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आखिर वो क्या रीज़न थी कि जिसकी वजह से आपने मुनासा ग्रिड स्टेशन से जो बिजली मरी के और केपीके के एरियाज़ में आती है, आपने उसको मुनक़ता करने की धमकी दी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोहैब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हलका गर्मी बाग कोई 2 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल इलाका है, जहाँ बिजली की फराहमी के लिए मुनासा के मुकाम पर एक ग्रिड स्टेशन है। हुँ। उस ग्रिड स्टेशन से पिछले दिनों जब बारिशें हुई तो 10 दिन तक बिजली मुनक़ता रही, आवाम अंधेरे में रहे, मरीज़ों का इलाज नहीं हो सका। और उसकी रीज़न ये थी कि एक पोल मरी के मुकाम पर हाई ट्रांसमिशन लाइन का वो टूट गया था। हुँ। 10 दिनों तक वो बहाल नहीं हो सका। इंतज़ामिया और महकमा बरक़ियात के एहलकार लोगों को ये कहते रहे कि आज शाम को बिजली बहाल हो जाएगी, कल हो जाएगी, और इसी तरह दिन गुजरते गए हुँ, हुँ। और 10 दिन तक ये बहाल नहीं हो सकी। और इन 10 दिनों में आवाम जिस कर्ब से, जिस मुसीबत से गुजरे, उसका कोई एहसास नहीं था। और अगर हम ये एहतजाज न करते तो यकीनन उस पर मज़ीद वक्त लगता, और उन्होंने कोई बहाली का या बैकअप का प्लान मौजूद नहीं था। हुँ। जहां आपने लाइन की मुनक़ता करने की बात की, तो दरअसल ये लाइन नीलम झेलम ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है, जो अपर चतर मुजफ्फराबाद से गुजरांवाला को 969 मेगावाट बिजली सप्लाई की जाती है। हुँ। आप देखें कि जिस इलाके से ये बिजली गुजर कर जा रही है वो तहसील दीरकोट कहलाता है, और उसके तकरीबन 49 के करीब हाई ट्रांसमिशन टावर ऐसे हैं जो दीरकोट की सरजमीन पर लगे हैं। हुँ। उस सरजमीन पर उन टावर्स के आसपास अपनी ज़मीन देने वाला, उन तारों के नीचे रहने वाला, और उन टावर्स के आसपास जो रिहायशी बस्तियां हैं, हुँ। उनके मकीन गुज़श्ता 10 दिनों से अंधेरे में बैठे हुए हैं। हुँ। जबकि वापडा जो ज़िम्मेदार था महकमा बरक़ियात की, जो ट्रांसमिशन लाइन मुनासा की तरफ जा रही थी, हुँ। उसको मरम्मत करने का, हुँ। उसने कोई फ्रीक्वेंट इक़दामात नहीं किए। हुँ। उसकी वजह से आवाम मुश्किल में थे। लिहाजा हमें मजबूरन ये फैसला करना पड़ा कि अगर आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो फिर उस सूरत पे हम आपकी बिजली सस्पेंड कर। तो सवाल ये उठता है कि आज़ाद कश्मीर का जो महकमा बरक़ियात का जो निज़ाम है उसका कॉन्ट्रैक्ट, या पाकिस्तान के महकमा बरक़ियात का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है एजे की गवर्नमेंट के साथ। तो बेसिकली आपका शिकवा महकमा बरक़ियात के बजाय तो अपनी गवर्नमेंट से होना चाहिए था। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बुरी तरह फेल हुई। हुँ। देखिए, पाकिस्तान में एक इदारा है जिसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल कहते हैं, उसको एक जर्नल हेड करता है। हुँ। और हमारे रियासत में भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल है, और इसके अलावा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट उसको कहते हैं, और इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सेल है जिसका सरबराह डीसी होता है। हुँ। उसका सबसे बड़ा बुनियादी काम ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई डिज़ास्टर हो जाए, कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, हुँ। तो सबसे पहले वो कम्युनिकेशन को बहाल करते हैं, जिसमें सड़कें हैं, इसके अलावा टेलीफोन का निज़ाम है, और फिर बिजली बहाल की जाती है। हुँ। और यहाँ मरी में हादसात हुए, अमवात हुई, हुँ। और आज़ाद कश्मीर के तहसील दीरकोट की बिजली 10 दिनों तक नहीं जल सकी। मुनासा ग्रिड से केपीके के बिरोट और देवल के जो इलाके हैं जिनको सप्लाई की जाती है बिजली, वहाँ पर वापडा ने हंगामी तौर पर मरी से लाइन को कनेक्ट करके
उनकी जो रोशनियां थी उनको जलाया हम्म, और दरिया के उस पार हम बेकसी की और मजबूरी की तस्वीर बने हुए जो है वो बैठे हुए थे। हम्म, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की बहुत नाअहली है। हम्म, प्राइम मिनिस्टर को उस दिन हमारे एहतजाज के बाद जब मीडिया ने कवरेज दी तब पता चला, यानी जिस आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की लाइलमी का और उनकी लापरवाही का ये आलम हो तो आप उनसे क्या बंदा शिकायत करें। सवाल ये है जावेद आरिफ साहब कि 2017 की जो मरदमशुमारी हुई थी, 2017 की मरदमशुमारी के अकॉर्डिंग 29,000 स्ट्रक्चर मौजूद था, जबकि 2022 में महकमा बल्कियात ये क्लेम कर रहा है कि हमारा 24,000 कनेक्शन है। तो ये बीच में ये जो गबन हुई है बिजली की, या ये जो कनेक्शन जो गायब हुए हैं 6-7 हज़ार, आखिर इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? एक महकमा बरकियात करप्शन का गढ़ है, नाअहली इनकॉम्पिटेंसी का मरकज़ बन चुका हुआ है। जैसा आपने कहा कि 24,000 कनेक्शन जो हैं वो इनरोल हैं, इन लिस्ट हैं, जबकि जो स्ट्रक्चर 2017 में यानी आज से 5 साल पहले आप कह लें कि मौजूद थे, वो उनकी तादाद जो है वो 30,000, मेरे अपने हिसाब में एक तखमीना है कि 30,000 होगी। अब ये 6,000 स्ट्रक्चर बिजली के बगैर तो नहीं है। ये जो बिजली के बगैर कनेक्शंस, यानी ये जो जिनकी कोई लीगल नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, बुनियादी तौर पे इलीगल बिजली जला रहे हैं, जिसका लोड आम सार्फ पे जो बिल देता है वो पड़ता है, इसी वजह से प्रॉपर रीडिंग नहीं होती। जो बिल दे रहा होता है, महकमा बरकियात का एक बड़ा अजीब निज़ाम है। जब इनको दिसंबर में या जून में रेवेन्यू देना होता है तो उस वक्त ये टारगेट दे के अपने फील्ड स्टाफ को भेज देते हैं कि आपने इतने यूनिट, इतने पैसे जो है ना वो करने हैं। वो पैसे फिर उन्हीं से वसूल करते हैं जो बिल दे रहे होते हैं, जो नहीं दे रहे होते उनसे तो वसूल ही नहीं किया जाता। अगर आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से बात की जाए, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पे आपने एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग की पाकिस्तान में, और आज़ाद कश्मीर में आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, और सियासत में आपका अगर आपके तुर्रे की बात की जाए तो आपने आते ही साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सदारती के खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस कर दिया और उसके आप फरीक बन गए। तो वो तौहीन अदालत केस दर हकीकत है क्या? आपने उसको स्टैंड क्यों किया? देखिए जी, सरदार अतीक साहब हल्के के एमएलए हैं और बाहसियत एमएलए उनकी जिम्मेदारी है कि जहाँ सड़कों के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, सेहत के किसी भी कोई भी जो भी इशू है, 2 लाख आबादी में और 1,04,000 वोटर्स में लोग एक फ़र्द को मुंतखब करते हैं। हर फर्द बात नहीं कर सकता सही कि वो उनकी जाकर नुमाइंदगी करके उनकी महरूमियों के लिए बात करे, उसके लिए कोई बैकअप प्लान दे, उसके लिए कोई इक़दाम करे। जब ये बिशारत शहीद रोड, सरदार अतीक साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त मेजर लतीफ़ साहब जो जमात इस्लामी में थे, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि सरदार साहब रोड ख़राब है तो आप इस पर मेहरबानी फरमाएं। तो सरदार अतीक क्योंकि अल्फाज के बादशाह हैं और उन्होंने कहा कि मेजर साहब ये हफ्तों की नहीं, दिनों की नहीं, महीनों की नहीं, ये घंटों की बात है, ये रोड बन जाएगी। चनाचे उस वक्त जब नहीं बनी तो बाद में पीपल्स पार्टी के दौर में फ़हीम फारूक साहब को ठेका मिला जो आजकल पीटीआई के हैं, तो कमीशन के इख्तलाफ की बुनियाद पे उस रोड को जो है ना वो चूँकि उनको ठेका मिला हुआ था तो कश्मीर कौंसल से ये रोड जो है वो इन्होंने कैंसिल करवा दी जो आज तक नहीं बन सकी। फिर हम मुतालबे करते रहे, चौधरी मजीद के साथ एक धरना हुआ, चौधरी मजीद की गवर्नमेंट में मिनिस्टर ने वादा किया, उस वक्त भी सरदार कमर जमान साहब इस बात के गवाह हैं, उन्होंने फ़ोन करके मेजर साहब को कहा कि अतीक साहब कह रहे हैं कि धरनों के ज़रिए आप अगर रोड देंगे तो फिर मेरे हल्के में तो ये मैं नहीं उन्हें दूंगा और कैंसिल करवा दी। फिर उसके बाद हमने कोहाला में धरना दिया, कोहाला में धरना दिया, वहाँ गवर्नमेंट ने हमारे साथ कमिटमेंट की और उस कमिटमेंट की बुनियाद पर गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया। 6-7 महीने तक वो नोटिफिकेशन चलता रहा। जब बजट इजलास हुआ, उस बजट इजलास के मौके पर सरदार अतीक अपोजिशन के लोगों को लेके वॉकआउट कर गए। जब उन्होंने वॉकआउट किया तो प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा लाने के लिए उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि जब तक आपने ये बिशारत शहीद रोड 10 किलोमीटर कैंसिल करके मुझे आधा किलोमीटर इसको नहीं दिए तो उस वक्त तक मैं नहीं जाऊँगा। चनाचे फारूक हैदर को मजबूरन कोर्ट का स्टे होने के बावजूद, यानी अपने बजट पास करवाने के लिए और कोरम पूरा करने के लिए सरदार अतीक की बात मानना पड़ी और उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि हस्ब सिफारिश और हस्ब तजावीज़ मेंबर कानून साद असम्बली LA-13 सरदार अतीक अहमद खान, उसमें कोर्ट में स्टे मौजूद था। चनाचे हमने फिर महकमा के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ और MLA के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी, जो दरख्वास्त कबूल कर दी गई, लेकिन हमारी बदकिस्मती के अगले ही दिन जो है वो जजेस फारग हो गए। तो इस पे अभी तक पेशरफ्त क्या हुई इस केस के हवाले से? इसमें ये है जी कि इन्होंने जब ये जजेस नए अपॉइंट हुए तो इन्होंने सरदार अतीक साहब ने ज़ाती तौर पे दरख्वास्त दी
कि जी इस केस को मुजफ्फराबाद ट्रांसफ़र किया जाए, मुझे नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, मेरा इस तौहीन अदालत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें सुने बगैर वो केस मुजफ्फराबाद ट्रांसफ़र करवा दिया गया और ये चाहते थे कि उसको डिस्पोज ऑफ करवा देंगे जी, 3 साल से कोई सुन नहीं रहा, पैरवी नहीं हो रही। पैरवी नहीं हो रही। लेकिन हमें ज़ाहिर है कि अवामी मुफाद की बात थी और इस पे हमने बड़ी मेहनत की हुई थी, चनाचे हमने पीछा किया। अब जो है वो जाकर बाकायदा हम दोबारा जो इसकी समाअत हुई है तो उसमें फ़रीक बन गए हुए हैं। इंशाल्लाह हमारे वकील साहब 27 जनवरी को जो समाअत होगी तो इसमें बाकायदा अपनी चीज़ें जो है वो पेश करेंगे। इसके अलावा एक दूसरा काम भी है, दूसरी हरकत भी इन्होंने की हुई है। वो क्या? वो की हुई है कि वो जो उस नोटिफिकेशन के कैंसिल होने के बाद महकमे ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया, उसकी बुनियाद पर 2 जून को टेंडर हो रहे थे, इलेक्शन की वजह से वो मनसूख हो गए। उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल लेके तो महकमे को ये दबाव डाल रहे हैं कि आप वो 10 किलोमीटर भी कैंसिल तो करें। इस तरीके से एक और तौहीन एक अदालत अगर देखें, महकमे ने तो अभी पिछली तौहीन अदालत की बुनियाद पर मौक़िफ़ ये अपनाया है कि हम दरअसल कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए कि पहले से तौहीन अदालत लगा हुआ है। अब दूसरा तौहीन अदालत हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से रुका हुआ है। तो अगर ये करेंगे तो एक दूसरा केस भी इनके लिए जो है वो तैयार है। यानी कि हमारा आज़ाद कश्मीर का कानून इतना कमज़ोर है कि जो एक एमएलए से और एक साबिक के वज़ीर आज़म से वो ब्लैकमेल हो जाता है। देखें, कानून चूँकि केस में ये चला नहीं, अलबत्ता ये है कि ये सियासी तौर पे बहुत शातिर हैं, ये ब्लैकमेल करते हैं, ये इनके माफिया, ये पूरा एक माफिया है जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर इनके लोग बैठे हुए हैं और चीज़ों को मैनिपुलेट करना। आज तक इन्हें असल में कोई टकरा नहीं है। हर बंदा इनको बड़ा समझ के तो हमेशा ये होता था कि लोग हथियार डाल देते थे, लेकिन इंशाल्लाह हम इनका कानून में भी, असेंबलियों में भी, पब्लिक उस पर भी इंशाल्लाह हम इनको फेस करेंगे। और कोई ज़ाती मुफाद, कोई ज़ाती बात नहीं है। आज अगर सरदार अतीक साहब यानी ये कह दें कि ठीक है जी, बिशारत शहीद रोड महकमे को लिख कर दे दें कि आपने जो नोटिफिकेशन किया हुआ है उसके मुताबिक बनाएं, तो हमें कोई शौक नहीं है कि सरदार अतीक साहब के खिलाफ हम अदालतों में जाएं। हम बिल्कुल उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे और इस केस से भी दस्तबरदार हो जाएंगे। सही। अच्छा, हमने देखा है कि अगले 14 आज़ाद कश्मीर के अगर हल्का इंतखाब की बात की जाए तो वहाँ पर अरसा दराज हुकूमत करने वाली जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और उनके एक ही चेहरे की एमएलए-शिप सरदार अतीक अहमद खान साहब की सूरत में, तो उनके सियासी हरीफ की अगर बात की जाए तो वो जमात इस्लामी को समझा जाता था, जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वोट सिक्योर करते थे। तो मेजर लतीफ़ खलीक जमात इस्लामी के एक अरसा दराज तक कैंडिडेट रहे, उनका पीटीआई में चले जाने से जमात इस्लामी को कितना नुकसान हुआ है? देखिए, एक तो ये है कि ये बात दुरुस्त है कि मेजर लतीफ़ साहब को 15 साल जमात इस्लामी ने बतौर ब्रांड मुतारफ़ करवाया और हर तरह से उनका साथ भी दिया, खड़े भी रहे, लेकिन बिल्कुल इलेक्शन से चंद माह पहले वो इसी ख्वाहिश पे कि शायद तब्दीली आ जाए वो पीटीआई में चले गए। पीटीआई में जाने से ज़ाहिर है जमात को डेंट इसलिए पड़ा कि आपके पास अगर टाइम हो तो फिर आप उसको डैमेज को रिकवर करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं था। लेकिन उसके बावजूद हमने यानी 7,000 के करीब जो है वो वोट लिया, जो हम समझते हैं कि हमने अपने वोट को इंटैक्ट रखा। अलबत्ता जो एक पॉपुलर वोट था उसको हम अपने फेवर में उस तरह से नहीं कर सके। और फिर ये है कि जब आपका एक इतना बड़ा फिगर जो है वो चला जाए तो जाहिर है कि लोगों की तवक्कुआत उस जमात से कम होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे फील्ड में कारकुनों ने मेहनत की और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो ज़हन में टारगेट था उसको अचीव किया। उसके अलावा दीगर भी बहुत सारे अवामिल और सियासी हालात थे जिनकी वजह से हमारा वोट बैंक कम हुआ। लेकिन जिस तरह आप देखें कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से गई और नून लीग गई और बाकी सारी जो जमातें हैं वो जब हुई तो वो जिस तरह बुरी तरह हुए, अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने अपने आप को सर्वाइव किया और जमात आने वाले इंशाल्लाह इलेक्शंस में और बिलखुसूस बल्दियाती इंतखाबात में एक बड़ा अपसेट करेगी। अगर हम बल्दियाती इंतखाबात की बात करें तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपके क्या तफज़ात हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि 2017 की मरदमशुमारी के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात का होना और 2022 में जाके 2017 की मरदमशुमारी को अप्लाई करना एक सवालिया निशान है। और दूसरी बात ये है कि आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाने की सूरत में क्या स्कीम और माफिया कंट्रोल हो पाएगा? कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो पूरे आज़ाद कश्मीर में तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो 2017 की मरदमशुमारी के मुतल्लिक़ हैं। 2017 में जब मरदमशुमारी हुई तो मैं शायद वो वाहिद आदमी हूँ कि जिसने जितने कानून साज असम्बली के मेंबर्स हैं, जिस पब्लिक फोरम है उस पर बात करता रहा कि 2017 में उसूल ये तय किया गया कि जो शख्स जहाँ होगा उसकी वहीं काउंटिंग की जाएगी। कुछ मतलब अगर कोई धीरकोट का बंदा बाग में है, मुजफ्फराबाद में है, रावलाकोट में है तो वो वहाँ
हुआ, पिंडी इस्लामाबाद में है तो यहाँ हुआ, बैरून मुल्क है तो वहाँ हुआ। हम्म, गोया आबादी काउंट ही नहीं की गई। कश्मीर में 60% आबादी ज़ाहिर है कि अपने एरिया से वहाँ रोज़गार और कारोबार न होने की वजह से बाहर होती है। तो उस फिगर को बेस बनाया गया जो बिल्कुल गलत है, हम्म, और उसमें बहुत बड़ी आबादी को आपके नुमाइंदगी से महरूम करने की साजिश है। हम्म, 2 लाख के करीब जो है वो दीरकोट की आबादी है और 1,29,000 पे ये डिलिमिटेशन की गई। 1998 की प्रोजेक्टेड आबादी जो है वो 1,69,000 हो गई थी। तो 2017 में जो है वो 1,29,000 कैसे हो गई? लिहाजा जब तक आबादी को ठीक काउंट नहीं किया जाता, आपकी यूनियन कौंसल्स पहले जो है वो 11 थी, अभी 10 हो गई हैं। टाउन की आबादी भी कम हो गई। 100 पहले वार्ड्स थी तो अभी जो है ना वो लेस देन 80 हैं। तो इसका मतलब ये है कि कम लोगों को आप नुमाइंदगी दे रहे हैं। वसाइल भी आबादी के हिसाब से आते हैं, नौकरी के अंदर कोटा भी आबादी के हिसाब से होता है। जब यही नहीं ठीक होगा तो निज़ाम कैसे ठीक हो सकता है? और जहाँ तक आपने बल्दियाती इंतखाबात की बात की, बल्दियाती इंतखाबात के लिए 30 साल पुराना निज़ाम जो है वो लाया जा रहा है, जो इस दौर की ज़रूरतों से हम मांगी नहीं। इसलिए याद रखें कि दुनिया भर में जो तरक्की हुई है, मुल्कों ने की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है, वो बेहतरीन और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के जरिए हुई है। वो तुर्की का इस्तांबुल हो, वो लंदन का यूके का लंदन हो, वो अमेरिका का न्यूयॉर्क हो, वो इवन सऊदी अरब और मिडल ईस्ट जहाँ बादशाह आता है वहाँ भी उन्होंने अपना बल्दियाती इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत बुनियादों पर रखा हुआ है। बल्दियात को मजबूत किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती, और इसके लिए बड़ी ज़रूरत है कि आप तमाम फंड्स और तमाम डेवलपमेंट और तमाम स्कीम्स उनको दें, उनको इख्तियार दें। अगर डमी सा बल्दियाती निज़ाम आप लाएंगे तो वो जो इलेक्शन के ज़रिए नुमाइंदे इलेक्ट होंगे वो सवाए जो है वो एक कठपुतली की उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नौजवान पढ़े लिखे एक विजन रखने वाले लोगों को आवाम जो है वो मुंतखब करेगी, और जिसके ज़रिए ये जो माफिया टाइप के लोग हैं इंशाल्लाह उनका ख़त्म होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि हमने एक मजमूई तासर अहले 14 से ये देखा है कि हल्के में जितनी भी पसमानदगी है उसका जिम्मेदार हल्के के एमएलए को ठहरा दिया जाता है, और हर एक ये सियासी रहनुमा या हर दूसरी सियासी जमात यही बात करती नजर आती है। तो आखिर क्या वजह बनती है कि इलेक्शंस के टाइम जाके ये सारे सियासी रहनुमा यकजा नहीं हो पाते, और अतीक साहब को हराना आखिर क्यों इतना मुश्किल हो चुका है आप सबके लिए? मेरे नुक्ता नज़र में ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सारी सियासी जमातें इकट्ठी हों एक जमात के खिलाफ और उसे हराएं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आप फारूक सिकंदर को देखें, सिकंदर याद साहब की फैमिली, इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद, इसी तरह चौधरी यासीन, इसी तरह यानी जितने भी ये जो लॉट है यानी वो उनके लोग हारे हैं और बगैर किसी इताद के उनको लोगों ने हरवाया है। असल मसला है आवाम की बेदारी का। बुनियादी तौर पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चूँकि बहुत अरसा उन्होंने राज किया और इस रियासत की बड़ी शख्सियत सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब का ताल्लुक यहाँ से था, लोगों की उनके साथ वाबस्तगी थी, अकीदत थी। अब वो अकीदत किसी न किसी दर्जे में अब भी मौजूद है। और फिर उसके अलावा ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने लोगों को यहाँ नौकरियाँ दी, यहाँ स्कीमें दी, यहाँ ठेके दिए, एक पूरा जो है ना वो तबका पाल पोस कर बड़ा किया, जो यानी उनके मफादात का हर पोलिंग स्टेशन अब गाँव और मोहल्ले की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जो अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। यानी मैं समझता हूँ कि सरदार अतीक के मुकाबले में अपोजिशन की जानिब से कोई फुल टाइम कैंडिडेट ना होने और एक मौसर हिकमत अमली ना होने की वजह से ये नाकामियाँ बार बार जो है वो देखनी पड़ती है। अच्छा, लास्ट वन क्वेश्चन ये है कि हमारे नाज़रीन को आप जाते हुए क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं अहलियान दीरकोट को बिलखुसूस ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल हमारे सरदार अतीक साहब के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। वो आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी जमात के सरबराह और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। हम सिर्फ उनसे जब कभी इख्तलाफ करते हैं तो इस बुनियाद पर करते हैं कि वो अपने लोगों के मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी नहीं करते। खुदारा आप उनसे कहें कि आप कश्मीर में जो बात करनी है आप बेशक करते रहें, आपने जो कुछ इंटरनेशनल सतह पे करना है आप बेशक करते रहें, लेकिन अपने इन लोगों के, इन मजलूम लोगों की, इन मजबूर लोगों की, इन मकहूर लोगों की, इन मुसीबत में पड़े हुए लोगों की जो है वो दाद रसी के लिए खुदारा आवाज़ बुलंद करें, उनके लिए कोई इकदाम करें, उनके लिए कोई बैकअप प्लान दें, उनके लिए कोई बैठ के स्ट्रेटजी बनाएं। सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब इस रियासत के बहुत बड़े लोगों में उनका शुमार होता है। वो एक इल्मी शख्सियत भी थे, बेहतरीन सियासी आमल भी थे, और मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं सरदार अतीक को देखता हूँ कि वो अपने मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए, वो उनको सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये बहुत गैर मौसर हैं
के मनसूख करवा देते हैं, लोगों के मसाइल की बात नहीं करते, और कभी एईओज़ की अपॉइंटमेंट के लिए लड़ाई करते हैं, कभी छोटी-छोटी जो है वो मामलात पे अपने बड़ेपन को ख़राब करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सरदार साहब के बड़े बेटे हैं, इस रियासत के कौमी रहनुमा हैं, खुदाला इन गरबी बाग के मज़लूमों पर और मजबूरों पर रहम करें, और इनके लिए अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो मेहरबानी करके आप उनकी जान